कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्लास 11th का पहले वाले चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन द सेट्स, a union of sets, intersection of sets, the difference between the sets and the Venn diagram and the class intervals. These are all explained by me in the last videos. अगर किसी को नहीं पता तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जा करके और उनको देख सकते हैं। आज का एक कंसेप्ट है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जहाँ से इस चैप्टर में थोड़ी सी ट्विस्टिंग शुरू होती है, जहाँ से बच्चों को थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या होता चला जा रहा है। मतलब जब चैप्टर शुरू हुआ तो ये लग रहा था कि बच्चों का खेल है, बहुत आसानी से होता चला जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर में आगे पढ़ते हैं वैसे हमको ये एहसास होने लगता है कि ना अब हम क्लास 11th में हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। देखो, कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कॉम्प्लीमेंट यहाँ सेट्स के साथ में। तो पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ लिखा कि एक मान लो कि एक यूनिवर्सल सेट लिखा, ठीक है। इस यूनिवर्सल सेट में हमने एलिमेंट्स लिख लिए कि 1 2 3 4 5, ठीक है। A इज इक्वल टू एक सेट है जो कि इसका सबसेट है, उसमें एलिमेंट हमने 1 2 3 लिख लिया, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होता है कि द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन दिस बट नॉट इन दिस। मतलब वो एलिमेंट्स का सेट जो कि यूनिवर्सल सेट में है लेकिन A में नहीं है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। मतलब क्या होगा कि जैसे इसमें 1 2 3 है तो 1 2 3 4 5 इसमें नहीं आया तो मैं क्या लिख लूँगा, 4 5 लिख लूँगा। तो अब आप एक बात देखो कि इसमें कौन से एलिमेंट आए, जो इसमें तो है इसमें नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर इन द यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन द ए। इसमें है और इसमें नहीं है। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो वो क्या होगा, इसमें ए एक सेट बना लिया, ए यहाँ पर लिख लिया। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख लिया, 1 2 3, चलो यहाँ लिख लिया। बचा क्या, 4 5, तो 4 5 यहाँ कहीं लिख लिया, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, यानी ये जो यूनिवर्सल सेट में ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनीशन, वैसे तो डेफिनीशन कहीं पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी फिर से सुन लो। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which are in the universal set but not in the A, and it is denoted by A सेट है तो A डैश से, B डैश है तो B डैश से, कहीं कहीं पर बहुत छोटा सा AC भी लिखा होता है लेकिन हमारी NCERT बुक में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कहते हैं। अगर ए डैश का मैं डायग्राम जो है ये बनाया वेन डायग्राम, अगर मैं सेट करूं तो क्या आ जाएगा कि ये तो ए था, ए डैश मुझे निकालना है तो ये ए डैश होगा, ठीक है। तो शेडेड रीजन इज ए डैश, ओके। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट,
क्या लिखूं? प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, जैसे हमने यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा, ठीक है, ए माइनस बी पढ़ा, फिर बाद में हमने इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, तो वैसे ही इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स की। क्लियर है? तो बताते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। नंबर 1, ए यूनियन ए डैश, मतलब ए और ए डैश दोनों मिला देते हैं, ए और डे, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो हमने क्या लिख लिया कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है ना? तो मतलब ये और ये, या फिर ये और ये मिला दिया तो ये बन गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखा कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, जब हमने कहा कि इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होना ही नहीं चाहिए, तो इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आए? कोई सा भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? नल सेट आ जाएगा। नल सेट क्या होता है? फाई होता है। ठीक है ना? तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट ये हुआ और तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना? फिर मैंने एक और लिखा कि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो नल सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? भाई इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट लिख लिया। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये हो जाएगा। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या होता है? एक दो लॉ होते हैं इसमें, जिनको हम क्या कहते हैं? डिमॉर्गन्स लॉ। वेरीफाई भी कराएंगे तो उसमें उनका वेन डायग्राम भी बनाने को आता है। यहाँ लिखा है ए यूनियन बी डैश। फिफ्थ प्रॉपर्टी मानते हैं हमने। ए यून, इसको क्या रीड आउट करते? ए यूनियन बी का डैश, ये इक्वल किसके होता है? ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। ठीक है। सेकेंड लॉ क्या होता है? सिक्स्थ यानी प्रॉपर्टी इसकी कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश। बहुत गौर से देखो, ये जो अंदर लिखा हुआ उसका उल्टा यहाँ पर, भाई यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन, उस पर डैश लगा हुआ। यहाँ जब इन पे डैश लगा देता है मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया मेरा, और इस पे डैश लगा हुआ, इस पे डैश लगा हुआ। इसको हम क्या कहते हैं? डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है। तो अब ये डिमॉर्गन्स लॉ ये कभी कभी एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए आते हैं। जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 1.5 में इनका वेन डायग्राम बनाने को आएगा, एक्सरसाइज में होगा। तो जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तब हम आपको ये बात बताएंगे। ठीक है। पहले सारे कंसेप्ट, उसके बाद हमारा क्या कि एक्सरसाइज। अब हमारा जो है कुछ इसकी एप्लीकेशंस ऑफ द सेट्स, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो यहाँ लिखा हमने कि एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स, यानी एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स को हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के। ठीक है। जैसे कि क्लास 11th में
कुछ बच्चे मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ कॉमर्स सेक्शन वाले मैथ पढ़ते हैं, कुछ कॉमर्स सेक्शन वाले मैथ नहीं पढ़ते हैं। घर में कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चंस का यहाँ पर क्या होगा कि कितने लोग चाय पीते हैं, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, ये बात हमने फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं भाई, एक पेन डायग्राम बनाते हैं। ये लिखा और ये बना लिया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। हमारा जो इतना पार्ट होता है, हमने पीछे बताया था कि ए माइनस बी के बराबर होता है। जो इतना पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा, बी माइनस ए के बराबर होगा। और ये जो पार्ट दोनों में है, इसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक और नाम से इंडिकेट कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ए माइनस बी बराबर किसके होता है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। इसी तरीके से ये किसके बराबर हो सकता है हमारा, कि बी इंटरसेक्शन ए का डैश, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखें कि ये पूरा किसके बराबर है, ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी के। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ए यूनियन बी, और यहाँ पर एन लिख लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये और प्लस ये ऐसे ही तो हो सकता है, इसको लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी, तो 3 फॉर्म में लिखेंगे। तो एक तो मेरा क्या हो गया, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस क्या लिख लें कि एन बी माइनस ए, ठीक है। अब और देखिए, एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए, ठीक है, और प्लस का एन बी। अब बेटा ये एन ए और एन बी सिर्फ एन ए नहीं है, ना ही ये सिर्फ एन बी है। इसका क्या मतलब है, ये पूरा और ये भी पूरा, ठीक है। तो इसमें वो भी एलिमेंट आ गए जो ए में भी थे, बी में भी थे। तो 2 बार आए वो एलिमेंट्स, तो मैं उनको एक बार माइनस कर दूंगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगा। किसी किसी सेट में क्या होता है कि वो किस टाइप के सेट होते हैं, एम्प्टी सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मैं बताना भूल गया, डिसजॉइंट सेट्स वो सेट होते हैं जिनमें कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ करता है। उस टाइप के सेट्स को मैं क्या कहता हूँ, डिसजॉइंट सेट्स कहता हूँ, ठीक है ना। आप देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन क्या होगा मेरा ये कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो, इसलिए कि इस साल हम प्रोबेबिलिटी में इनको लगाएंगे और नेक्स्ट ईयर की प्रोबेबिलिटी में भी मैं इनका यूज करूंगा। मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा और लास्ट चैप्टर में भी इनको लगाऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं और आगे। हमने मान लिया कि एफ ए बी एंड सी, यानी ये तो 2 ही के लिए था, ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, तब क्या इसका यूनियन वगैरह होगा वो देखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने लिखा कि एन ए यूनियन बी और यूनियन सी, तो ये इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी, ठीक है, प्लस का एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस
एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए बी बी सी फिर ए सी, और प्लस में आ जाएगा क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस बात को जो 3 सेट्स हैं उसको एक वेन डायग्राम के थ्रू, तो हमने 3 सेट्स के लिए ये एक वेन डायग्राम बनाने की कोशिश की। एक तो ये हुआ सेट, ठीक है, एक दूसरा ये होगा और एक तीसरा ये ए सेट है, ये बी है और ये सी सेट है, ठीक है। तो इसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इतने वाले पार्ट को, जिसको हम कहते हैं ओनली ए, ओनली ए लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन में पूछेगा। तो ओनली ए बराबर हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इंटरसेक्शन सी का डैश। ये किसके बराबर हो सकता है, बी इंटरसेक्शन ए का डैश इंटरसेक्शन सी का डैश। ये किसके बराबर होगा, सी इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, सी इंटरसेक्शन बी डैश और इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ए वाला, ये सिर्फ बी वाला, सिर्फ ये सी वाला। अब ये वाला पार्ट हमने देखा, ठीक है। इस वाले पार्ट में कहीं पर भी सी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। इस वाले पार्ट में ए नहीं दिख रहा, तो मैं क्या लिख लूंगा कि बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन ए डैश। ऐसे इस वाले को मैं क्या लिख लूंगा कि सी इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन बी का डैश। और ये जो सबसे अंदर की तरफ है ये तीनों में है, तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जहाँ पर क्वेश्चन में आएगा वहाँ पर फिर इसको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।